चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से बातचीत करेंगे बाउंड एनर्जी के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि बाउंड एनर्जी का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूं यहाँ पे बाउंड एनर्जी। यहाँ पे मैं कहूँगा बाउंड ENERGY बाउंड एनर्जी, या आप कहेंगे इसी को बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। आप कहेंगे बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसी टॉपिक में हम देखेंगे बाउंड लेंथ के बारे में। इसी टॉपिक में देखेंगे और इसी टॉपिक में हम देखेंगे बाउंड लेंथ के बारे में। ये तीनों चीज़ देखेंगे एक ही साथ हम। तो ध्यान देने वाली बात है, ये बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी, बाउंड लेंथ के लिए मैं 2 लेक्चर लूँगा। आज फर्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास में आपका सेकेंड लेक्चर होगा। आज मैं फर्स्ट लेक्चर को समाप्त करूँगा और नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लेक्चर लूँगा। तो इसके 2 पार्ट होंगे और दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप देखेंगे। ध्यान देना। यहाँ मैं कहूँगा सबसे पहले बाउंड एनर्जी का डेफिनेशन। बाउंड एनर्जी का डेफिनेशन, तो बाउंड एनर्जी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट required to cleavage the minimum। यहाँ थोड़ा सा मैं मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू क्लीवेज एनी टाइप्स ऑफ बाउंड कॉल्ड बाउंड एनर्जी। कॉल्ड, आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे कोई भी बाउंड आपका ब्रेक हो रहा है तो उस एनर्जी को आप कहेंगे बाउंड एनर्जी। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूँ यहीं अगर मैं बातचीत कर लूँ तो अगर मैं कह दूँ कि A और B एक बाउंड है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C और D भी एक बाउंड है। इस बाउंड को तोड़ना है हमको, इस बाउंड को तोड़ना है। अब बाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमको देना पड़ेगा। इस बाउंड को तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी दिया और इस बाउंड को भी ब्रेक करने के लिए मैंने एनर्जी दिया। ध्यान देना। और इस एनर्जी को मैं काउंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी दिया 300 किलोजूल पर मोल्स दिया और 300 किलोजूल पे ये बाउंड आपका ब्रेक हो गया और इस बाउंड को तोड़ने के लिए मैंने 400 किलोजूल पर मोल्स एनर्जी दिए हैं और 3 पे टूटा नहीं, इसके लिए एनर्जी बढ़ाना पड़ा। तो आप कहेंगे कि इस बाउंड को तोड़ने के लिए 400 किलोजूल पर मोल्स एनर्जी लिया। तो इस दोनों को वैल्यू को देखना है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो बाउंड एनर्जी इस कंडीशन में होगा बाउंड एनर्जी, तो आप कहेंगे कि 400 ज़्यादा है तो आप कहेंगे CD ग्रेटर देन, आप कहेंगे AB। अब CD ग्रेटर देन AB हुआ तो इसका कुछ कॉज भी होगा। हम उस सारे कॉज के बारे में बातचीत करेंगे। पहले आप इतना को लिखिए, उसके बाद मैं इसके कॉज के बारे में बातचीत करूँगा। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना। यहाँ हम बातचीत करेंगे बाउंड एनर्जी डिपेंड्स फॉलोइंग फैक्टर्स। ध्यान देना। यहाँ हम बातचीत करेंगे बाउंड एनर्जी डिपेंड्स फॉलोइंग फैक्टर। आप कहेंगे फॉलोइंग फैक्टर, आप कहेंगे फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट जो तेरा फैक्टर्स होगा ये बाउंड ऑर्डर होगा। आप कहेंगे बाउंड ऑर्डर,
आप कहेंगे कि बाउंड ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि अगर बाउंड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिख लेंगे कि बाउंड ऑर्डर आपका इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी आपका बढ़ेगा। ध्यान देना, दूसरा जो फैक्टर है ये आपका आएगा बाउंड लेंथ। ध्यान देना, आप कहेंगे बाउंड लेंथ। ध्यान देना, इसमें मैं आपसे बातचीत करूंगा कि अगर बाउंड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बाउंड एनर्जी, बाउंड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो बाउंड एनर्जी कम होगा। ध्यान देना, ये तीसरा जो फैक्टर्स है बाउंड लेंथ, तीसरा जो फैक्टर है मैं कहूँगा एस कैरेक्टर के बारे में। एस कैरेक्टर, ये सारे के बारे में एस कैरेक्टर। तो ध्यान देना, मैं कहूँगा कि एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ पे कहेंगे एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे कहेंगे बाउंड एनर्जी ये आपका ज़्यादा होगा। ध्यान देना, ये थर्ड के बाद मैं फोर्थ पे आ जाता हूँ। आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आप कहेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मैं EN से रिप्रेजेंट करूँगा, EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस केस में भी आप कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हम कहेंगे बाउंड एनर्जी ये ज़्यादा होगी। और यहाँ जो पांचवा फैक्टर है आप कहेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा। ध्यान देना, आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट ज़्यादा होगा। इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी ये आपका कम होगा। ये सारे पॉइंट हैं, इस सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, पहले मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बारे में बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके रूल के बारे में डिस्कस करूँगा और इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बाउंड लेंथ और बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं, मैं आपसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बारे में बातचीत करूं, अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड हो, ये ट्रिपल बाउंड हो, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट बाउंड लेंथ, बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी, एंड बाउंड एनर्जी, बाउंड एनर्जी, बाउंड एनर्जी। ध्यान देना, कुछ जब मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बारे में बातचीत करूंगा तो मैं कुछ कंपाउंड आपको लिख करके बताता हूं। ध्यान देना, C ट्रिपल बाउंड C ये ऐसा है, C के साथ डबल बाउंड C ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं ऐसा, और यहाँ पे C सिंगल बाउंड, यहाँ पे मैंने इस टाइप से कंपाउंड बनाया, इसका नाम दिया A, इसको मैंने बोला B, और कार्बन कार्बन को मैं कह रहा हूँ C। मैं कह रहा हूँ कि बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के बीच, कार्बन एंड कार्बन के बीच मैं बातचीत करूँगा। तो ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया सबसे पहले बाउंड लेंथ, आप कहेंगे बाउंड लेंथ, तो कार्बन और कार्बन का जो के बीच का जो बाउंड लेंथ था, तो यहाँ पे आपको मिला 121 pm, पिकोमीटर्स, 121 पिकोमीटर। ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच
ये जो डबल बाउंड है इसके लिए बाउंड लेंथ हमको मिला 134 pm पिकोमीटर्स, और कार्बन के बीच सिंगल बाउंड का जो बाउंड लेंथ मिला आप कहेंगे 154 पिकोमीटर। तो ध्यान देने वाली बात है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में, मतलब ट्रिपल बाउंड से डबल बाउंड, डबल बाउंड से सिंगल बाउंड में, इस कंडीशन में आप कहेंगे कि बाउंड लेंथ, आप कहेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है, बाउंड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। मीन्स आप कहेंगे कि यहाँ बाउंड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, लेंथ का जो ऑर्डर होगा, आप कहेंगे सिंगल बाउंड, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद ट्रिपल बाउंड। क्योंकि ट्रिपल बाउंड का वैल्यू कम है, सिंगल बाउंड का वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कम, तो इसका बाउंड लेंथ कम हुआ, इसका बाउंड लेंथ ज़्यादा। बट बाउंड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बाउंड एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, बाउंड आप कहेंगे एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटल देखा गया, तो ध्यान देना इसके बारे में बातचीत किया गया। तो इसका बाउंड एनर्जी, कार्बन और कार्बन के बीच के बाउंड एनर्जी आप कहेंगे 839 किलोजूल, 839 किलोजूल पर मोल्स मिला, पर मोल्स, ये ट्रिपल बाउंड का। ध्यान देना डबल बाउंड के बारे में जो बातचीत किया तो ये 614 किलोजूल पर मोल्स मिला, पर मोल्स। और कार्बन के बीच सिंगल बाउंड के बारे में बातचीत किया तो 154 किलोजूल पर मोल्स मिला। तो ध्यान देने वाली बात है, तो जब हम लेफ्ट से राइट, ट्रिपल बाउंड का बाउंड एनर्जी 839, डबल बाउंड का 614 और सिंगल बाउंड के बीच के बाउंड को तोड़े तो 144 किलोजूल पर मोल्स एनर्जी मिला। तो ध्यान देना जब हम इस साइड से इस साइड मूव करते हैं तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी आपका घटते जाता है, आप कहेंगे बाउंड एनर्जी आपका घट रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, तो अगर मैं यहाँ पे बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूं तो बाउंड एनर्जी आपका ट्रिपल बाउंड ग्रेटर देन डबल बाउंड ग्रेटर देन सिंगल बाउंड, आप कहेंगे सिंगल बाउंड का मिलेगा। तो अब मैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बाउंड लेंथ आप कहेंगे बढ़ेगा, बट लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी डिक्रीज होगा। ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन ट्रिपल बाउंड कार्बन, कार्बन डबल बाउंड कार्बन, कार्बन सिंगल बाउंड यहाँ पे कार्बन है। तो जब इधर से इधर आते हो, फर्स्ट कंडीशन देखते हो तो यहाँ पे कहेंगे बाउंड लेंथ ये आपका बढ़ रहा है, और इधर से इधर आते हो तो बाउंड एनर्जी घट रहा है, आप कहेंगे बाउंड एनर्जी ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आप कहेंगे कि बाउंड लेंथ आप कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये तुम्हारा बाउंड एनर्जी के बराबर होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ध्यान देना बाउंड लेंथ अगर बढ़ रहा है तो बाउंड एनर्जी आपका डिक्रीज होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट, बाउंड लेंथ अगर बढ़ेगा तो आप कहेंगे बाउंड एनर्जी डिक्रीज होगा। अब सुनना, बाउंड एनर्जी को देखने के लिए मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, आप कहेंगे बाउंड एनर्जी को देखने के लिए मैं दो कंडीशन ले रहा हूं। यहां कहेंगे बाउंड एनर्जी का कैलकुलेशन के लिए मैं दो फैक्टर ले रहा हूं। ध्यान देना बाउंड एनर्जी के लिए आप कहेंगे कि मैं जो ले रहा हूं यहां दो फैक्टर ले रहा हूं। आप कहेंगे इफ, यहां आप कहेंगे हम सेम एटम्स के बीच देखेंगे, सेम एटम्स के बीच, और यहां आप कहेंगे डिफरेंट एटम के बीच देखेंगे, सेम एटम्स और डिफरेंट एटम्स के बीच।
ध्यान देना, जब हम डिफरेंट एटम्स के बीच बाउंड एनर्जी को देखना चाहेंगे तो यहां आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। और सेम एटम्स के बीच अगर देखना हो तो आप कहेंगे कि इसमें जो हम कंसेप्ट लगाएंगे, आप कहेंगे एस कैरेक्टर का यूज करेंगे, या नहीं तो आप कहेंगे सेकेंड में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बना करके देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट बना करके देखेंगे, इंटरमीडिएट के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला मैं आपसे बातचीत करूंगा डिफरेंट एटम्स के बीच अगर हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट एंड यहां आप कहेंगे रिपल्सन कंसेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेरिक रिपल्सन कंसेप्ट, स्टेरिक आप कहेंगे रिपल्सन कंसेप्ट का यूज करेंगे, कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन वाला कंसेप्ट क्या होगा, हम इस दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इस दोनों के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ध्यान देना, यहां मैं पहला कहता हूं इफ एटम्स आर अटैच विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे मैं कह रहा हूं इफ फर्स्ट यहां पे मैं ए के बारे में बातचीत करूंगा। इफ एटम आर अटैच विथ एटम्स अटैच विथ एटम अटैच विथ डिफरेंट एटम, डिफरेंट आप कहेंगे एटम्स, एटम्स, देन बाउंड एनर्जी, देन बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूंगा। बाउंड एनर्जी, ध्यान देना, जैसे मैं यहीं पे कह दूं फर्स्ट कंडीशन में कार्बन के साथ यहां पे मैं ले रहा हूं फ्लोरीन, ये ए। बी के बारे में बातचीत करूं, कार्बन के साथ मैं क्लोरीन लिया, कार्बन के साथ यहां सी में मैं ले रहा हूं कार्बन के साथ ब्रोमीन ले रहा हूं। और डी के बारे में बातचीत करूं, कार्बन के साथ मैं आयोडीन ले रहा हूं। ध्यान देना, आप कहेंगे कि इस सारे में बाउंड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो पहले मैं इसका एक्सपेरिमेंट ले। ध्यान देना, यहाँ मैं बाउंड को क्लीवेज कर रहा हूँ, कार्बन और फ्लोरीन के इस बाउंड को क्लीवेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस बाउंड को क्लीवेज किया, यहाँ इस बाउंड को क्लीवेज किया, इस बाउंड को क्लीवेज किया। तो ध्यान देना, इस बाउंड को क्लीवेज करने के बाद एक्सपेरिमेंटली जो डेटा हमको मिला, तो आप कहेंगे कार्बन और फ्लोरीन के बाउंड को ब्रेक किए तो आप कहेंगे 445 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी लगा, पर मोल्स एनर्जी लगा। बट ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं, कार्बन और क्लोरीन के बाउंड को ब्रेक करने में आप कहेंगे 319 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी लगा। और यहां कार्बन और ब्रोमीन के बाउंड को तोड़े तो आप कहेंगे 276 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी लगा। और यहां एक्सपेरिमेंटली देखा, कार्बन और आयोडीन के बाउंड को जब हम ब्रेक किए तो आप कहेंगे 240 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी लगा। ध्यान देना, एक साइड का एटम सेम है बट दूसरे साइड का एटम से डिफरेंट है, तो आप कहेंगे कि एक साइड सेम एक साइड डिफरेंट हो, तब आप कहेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। ध्यान देना, जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक पीरियड के नहीं है, डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट हैं, डिफरेंट पीरियड, तो आप कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर मिलेगा तो आप कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेंगे। ध्यान देना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं पुल टेंडेंसी को, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि पुल टेंडेंसी, आप कहेंगे पुल टेंडेंसी ज़्यादा होगा। ध्यान देना,
कार्बन फ्लोरीन बॉन्डेड है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको अपने तरफ खींचा, तो जब बाउंड खींचेगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ बाउंड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है तो उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसको अपने तरफ खींच कम पाया, मीन्स ये ज्यादा खींचा ये कम। तो आप कहेंगे कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो पुल टेंडेंसी ज्यादा होगा, और पुल टेंडेंसी अगर ज्यादा होगा तो कार्बन को अगर स्ट्रांगली खींचेगा तो आप कहना यहाँ पे बाउंड लेंथ ये आपका कम होगा, और जब बाउंड लेंथ कम होगा तो बाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा होगा देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे बाउंड लेंथ ज्यादा होगा। मींस आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बाउंड एनर्जी ज्यादा होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो आप कहेंगे यहां बाउंड एनर्जी आप कहेंगे ज्यादा। तो ध्यान देना, कार्बन और फ्लोरीन के बाउंड को तोड़े तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी है एक्सपेरिमेंटल भी, और कार्बन आयोडीन के बीच आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो यहाँ पे बाउंड एनर्जी कम है, तो आप कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो बाउंड एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि टॉप से जब बॉटम मूव करेंगे तो बाउंड एनर्जी ये आपका डिक्रीजेज होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाउंड एनर्जी आप कहेंगे प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये पहला रूल हुआ, बाउंड एनर्जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे थे डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स थे, आप कहेंगे डिफरेंट पीरियड एलिमेंट में आपने देखा डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स, और ये ए का आप कहेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान देना, मैं सेकंड में बातचीत करूंगा सेम पीरियड एलिमेंट्स के साथ। अब आप कहेंगे सेम पीरियड एलिमेंट्स के साथ, ध्यान देना, सेम पीरियड एलिमेंट्स में मैं यहां पे कहूंगा सेम पीरियड एलिमेंट के बारे में, सेम पीरियड एलिमेंट के बारे में। तो सेम पीरियड एलिमेंट्स जब हम लेंगे तो ध्यान देना, यहां मैं ले रहा हूं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहां पे मैंने लिया कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना, ये सेकेंड का ये तुम्हारा ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटली बाउंड एनर्जी कार्बन और कार्बन के बीच के बाउंड को ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया और इसको भी मैंने ब्रेक किया। बाउंड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ध्यान देना, यहां देखा गया कि कार्बन और कार्बन को एक्सपेरिमेंटली ब्रेक करने के बाद यहां जो बाउंड एनर्जी मिला आप कहेंगे 348 किलो जूल पर मोल्स मिला, पर मोल्स। और ध्यान देना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बाउंड को तोड़ा तो आप कहेंगे 293 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी मिला, और कार्बन ऑक्सीजन के बाउंड को तोड़े तो यहां जो एनर्जी मिला आप कहेंगे 358 किलो जूल पर मोल्स मिला। और यहां कार्बन और फ्लोरीन के बाउंड को ब्रेक किए तो यहां जो एनर्जी मिला आप कहेंगे 485 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी मिला। ध्यान देना, इससे पहले वाले कंसेप्ट में आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो बाउंड एनर्जी बढ़ेगा। ध्यान देना, कार्बन कार्बन इस साइड सेम है तो इसको नहीं देखना है, डिफरेंट साइड देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं सेम पीरियड के एलिमेंट में, तो आप कहेंगे कि इधर से इधर आप कहेंगे टॉप से बॉटम मूव किए मीन्स टॉप से बॉटम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा।
और जब यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा तो इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि बाउंड एनर्जी जो है तुम्हारा इंक्रीज होगा, यहाँ बाउंड एनर्जी इंक्रीज होगा। अब ये बाउंड एनर्जी का वैल्यू हम देखते हैं, ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच का जो बाउंड एनर्जी है ये है तुम्हारा 348, और ये देखो थोड़ा सा कमा है, इसमें थोड़ा सा कमा है, बट यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे बढ़ गया, तो ये तो तुम्हारा एक्सेप्शन केस है। तो ध्यान देना, इस केस में जब देखा गया तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था, ये जो लोन पेयर था, तो लोन पेयर और बाउंड पेयर में यहाँ रिपल्सन क्रिएट किया, यहाँ पे आप कहेंगे रिपल्सन क्रिएट किया, और रिपल्सन क्रिएट के कारण इसका बाउंड लेंथ बढ़ा और यहाँ पे बाउंड एनर्जी घट गया। तो इस केस में आप कहेंगे कि यहाँ जो बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर मिला, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो बाउंड मिला कार्बन और फ्लोरीन के बीच, उसके बाद आप कहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, उसके बाद आप कहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच, उसके बाद आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मिलेगा। एक्सेप्शन सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन में आ रहा है, ये तेरा एक्सेप्शन केस है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब हम सेकेंड पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो बाउंड एनर्जी में सेम एटम के साथ देखेंगे। आप इसको लिख लीजिए, यहां पे मैं अब बातचीत करूंगा कैलकुलेशन ऑफ बाउंड एनर्जी इन सेम पीरियड एलिमेंट्स, या आप कहेंगे बाउंड एनर्जी ऑफ सेम एटम्स। यहां मैं कहूंगा बाउंड एनर्जी ऑफ सेम एटम, सेम ही एटम्स हो। तो ध्यान देना, बाउंड एनर्जी अगर सेम एटम्स हो तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप कहेंगे एस कैरेक्टर का यूज करेंगे, एस कैरेक्टर का यूज। ध्यान देना, जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे पूल टेंडेंसी यहाँ पे आपका ज़्यादा होगा, और जब पूल टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि बाउंड लेंथ ये तुम्हारा कम होगा। जब बाउंड लेंथ कम होगा तो यहाँ पे कहेंगे बाउंड एनर्जी ये तुम्हारा ज़्यादा होगा, बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि जब एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा, जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बाउंड एनर्जी ये तेरा ज़्यादा होगा। मीन्स आप कहेंगे एस कैरेक्टर आप कहेंगे प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ आप कहेंगे बाउंड एनर्जी के बारे में। और अभी आपने देखा है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड जब रहे, यहाँ पे ट्रिपल बाउंड H C के साथ H डबल बाउंड CH, और यहाँ पे देखे हैं C, यहाँ H ये H ले रहा हूँ। तो मैं बताया हूँ ट्रिपल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ बाउंड एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा ट्रिपल बाउंड के बाद डबल बाउंड के बाद सिंगल बाउंड। एक्सपेरिमेंटली देखे हैं, बट ध्यान देना, अगर इस कार्बन को कांस्टेंट मान लूँ तो ये जो है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप कहेंगे sp और sp के बीच आप कहेंगे कि ये ट्रिपल बाउंड है, और यहाँ पे कहेंगे sp2 और यहाँ भी कहेंगे sp2 के बीच बाउंड एनर्जी देख रहा हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ sp3 और sp3 के बीच बाउंड एनर्जी। तो आप कहेंगे कि sp में जो s कैरेक्टर होगा, यहाँ पे मैं s कैरेक्टर के बारे में बातचीत करूँ, s कैरेक्टर ये तेरे को 50% मिलेंगे, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp है तो यहाँ s कैरेक्टर 50%, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो यहाँ पे आप कहेंगे s कैरेक्टर जो मिलेंगे 33.33% मिलेंगे,
और इसके बारे में बातचीत करूं तो यहां देखोगे एक S3P मिलकर के 100 है, तो यहां आप कहेंगे 25% मिलेंगे। तो जब आप इस साइड से इस साइड आते हो तो आप कहोगे कि S कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहां पे कहेंगे S कैरेक्टर आप कहेंगे इंक्रीज होगा, और S कैरेक्टर इंक्रीज होगा मीन्स S कैरेक्टर इंक्रीज होना मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहता है इंक्रीज होना, मीन्स आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं पुल टेंडेंसी को, आप कहेंगे पुल टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिक। जब पुल टेंडेंसी बढ़ेगा तो आप कहेंगे इस दोनों को खींचने की टेंडेंसी बढ़ रहा है और इसको खींचने की टेंडेंसी नहीं है। जब इसको खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगा तो बाउंड लेंथ कम होगा, आप कहेंगे बाउंड लेंथ, आप कहेंगे बाउंड लेंथ यहां कम होगा। जब बाउंड लेंथ कम होगा तो आप कहना कि बाउंड एनर्जी ये आपका ज्यादा होगा। मीन्स यहां S कैरेक्टर का वैल्यू डिफाइन कर रहा है। ध्यान देना, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। मीन्स S कैरेक्टर को भी देखेंगे। अब सुनने वाली बात है, जब S कैरेक्टर सेम हो तब आप क्या करोगे? आप कहेंगे मैंने सेम एटम के बीच देख रहा हूं, बट जब S कैरेक्टर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए भी एक उपाय है, मैं अभी बता रहा हूं। ध्यान देना, दूसरा पॉइंट है when S character is same then bound energy depend stability of intermediate। यहां मैं लिख देता हूं सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट में मैं कहूंगा when S character same then bound energy depends on stability of an intermediate। यहां पे कहेंगे stability of an intermediate स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, ये इस पे डिपेंड करेगा। और यहीं पे मैं नोट करके लिखा देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजेज, आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट अगर इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि यहां बाउंड एनर्जी ये आपका डिक्रीज होगा। मीन्स आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट आप कहेंगे प्रोपोर्शनल होगा बाउंड एनर्जी। ध्यान देना, बाउंड एनर्जी ये तो एक कंसेप्ट है, बट इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे ये देखना है, देखने वाली बात है। ध्यान देना, मैंने एक क्वेश्चन लिया, यानी फर्स्ट इसका क्वेश्चन में बातचीत करूं तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH2, ध्यान देना सबसे पहले S कैरेक्टर के बारे में बातचीत करना, और S कैरेक्टर वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे, और हाइब्रिडाइजेशन में मैं बोला हूं डबल ट्रिपल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद सिंगल बाउंड। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि CH, यहाँ पे Cl है, मान लेते हैं यहाँ Cl है, ये तुम्हारा A। B के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ CH3, ये CH2, ये तुम्हारा Cl है। ध्यान देना, इसमें मैं बाउंड को क्लीवेज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फाइंड आउट बाउंड एनर्जी ऑर्डर, मैं कह रहा हूं बाउंड एनर्जी का ऑर्डर। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्लोरीन है, आपको लग रहा है यहां सिंगल बाउंड है और यहां भी क्लोरीन सिंगल बाउंड है, तो दोनों का तो बाउंड एनर्जी सेम होनी चाहिए, बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, दोनों का बाउंड एनर्जी डिफरेंट है। अब कहोगे कैसे?
ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा ट्रिपल बाउंड को मिलेंगे, उसके बाद डबल बाउंड के, उसके बाद सिंगल बाउंड का होगा ड्यू टू एस कैरेक्टर। आप कहेंगे ड्यू टू, आप कहेंगे एस कैरेक्टर। अब सुनना, ये देखो कार्बन क्लोरीन, इसका बाउंड एनर्जी मैंने ए माना, यहाँ मैं कार्बन और इसके क्लोरीन के बीच का बाउंड एनर्जी ए, और यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच का बाउंड तो रहा हूँ, इसका बाउंड एनर्जी बी माना। तो ध्यान देना, कार्बन क्लोरीन, और ये जो कार्बन अटैच है क्लोरीन के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो बाउंड एनर्जी ध्यान देना, ट्रिपल बाउंड आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, डबल बाउंड आएगा तो sp2 और सिंगल बाउंड आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक कंडीशन इसको लगा करके भी आप कह सकते हो कि यहाँ जो बाउंड एनर्जी होगा sp2 ग्रेटर देन sp3। बट दूसरा कंडीशन ध्यान देना, यहाँ पे पहला कंडीशन में आप कहेंगे फर्स्ट कंडीशन आप कहेंगे क्लोरीन अटैच विथ फर्स्ट sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन इन फर्स्ट कंडीशन में। बट सेकेंड कंडीशन कार्बन क्लोरीन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन। सो बाउंड एनर्जी आप कहेंगे sp2 ग्रेटर देन sp3, ये फर्स्ट कंडीशन मान सकते हो। बट ध्यान देने वाली बात है, एक सेकेंड कंडीशन भी है। ध्यान देना, यहाँ जो बाउंड है देखने में लग रहा है सिंगल बाउंड, बट जब ये रेजोनेंस करेगा, क्लोरीन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पार्शियली डबल बाउंड क्रिएट होगा। यहाँ जो है देखने में लग रहा है सिंगल, बट जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पार्शियली डबल बाउंड, यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर है, बट यहाँ पे देखो सिंगल बाउंड कैरेक्टर है। तो बाउंड एनर्जी डबल बाउंड ग्रेटर देन सिंगल बाउंड। तो इस केस में आप कहेंगे यहाँ जो है पार्शियली डबल बाउंड है, पार्शियली आप कहेंगे डबल बाउंड, और यहाँ पे आप कहेंगे सिंगल बाउंड, यहाँ आप कहेंगे सिंगल बाउंड मिलेंगे। सो बाउंड एनर्जी सेकेंड कंडीशन कहेंगे इन केस फर्स्ट, रेजोनेंस के कारण यहाँ पर इन केस फर्स्ट आप कहेंगे पार्शियली आप कहेंगे इन केस फर्स्ट पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर, बट इन केस ऑफ सेकेंड आप कहेंगे बट इन केस ऑफ बी सिंगल बाउंड कैरेक्टर। सो बाउंड एनर्जी आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी। पहला sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन के कारण भी, और दूसरा इसका एस कैरेक्टर, दूसरा कहेंगे यहाँ पार्शियली डबल बाउंड और यहाँ सिंगल बाउंड, तो डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे कि कहीं भी डबल बाउंड है सिंगल बाउंड है तो डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। अब सुनना, जब एस कैरेक्टर सेम हो तब आप इंटरमीडिएट बनाएंगे, उससे भी मैं रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहले एस कैरेक्टर देखना, डबल बाउंड कैरेक्टर देखना, उसके बाद आना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। अब सुनना, यहां मैं बातचीत करूंगा दूसरा क्वेश्चन। पहला जो रूल देखोगे आप कहना डबल बाउंड वाला ही बातचीत करना, और सेकंड जो है आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यहां मैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा हूं, यहां सेकंड
इफ एस कैरेक्टर और डबल बाउंड कैरेक्टर आर सेम, then bound energy depends on आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, और यहीं पे मैं लिख देता हूं नोट करके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कहेंगे बाउंड एनर्जी ये तेरा कम होगा। आप कहोगे कि इसको मैं देखूंगा कैसे, कुछ क्वेश्चन तो लीजिए सर जी। मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कैसे आप लोग करोगे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने कि CH3, यहाँ पे मैंने लिया X, कोई भी हैलोजन ले रहा हूँ, ये A है, और यहाँ मैंने B कहा कि CH3CH2X। कार्बन हैलोजन इस बाउंड को तोड़ रहे हैं, यहाँ कार्बन हैलोजन इस बाउंड को तोड़ रहे हैं। इसका बाउंड एनर्जी मैंने बोला A और इस बाउंड को तोड़ा बाउंड एनर्जी B। आपको बताना है कि बाउंड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना, यहाँ भी कार्बन हैलोजन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी देखो सिंगल बाउंड है, यहाँ भी सिंगल बाउंड तो सेम आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 है और इस पॉइंट पे भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 ही मिलेंगे, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यहाँ भी पता नहीं चला, डबल बाउंड में भी पता नहीं चला, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम हुआ, तो इसमें भी पता नहीं चला। तो आप इस बाउंड को भी तोड़ो, इस बाउंड को तोड़ करके अलग कर लो। तो यहाँ पे आप कहेंगे इस बाउंड को क्लीवेज करेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे इस बाउंड को मैंने क्लीवेज करूँगा, आप कहेंगे बाउंड क्लीवेज करेंगे, बाउंड क्लीवेज, और यहाँ भी बाउंड को क्लीवेज करना। ध्यान देना, जब कार्बन और कार्बन हैलोजन ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो ये बाउंड्स आपका एक पॉजिटिव चार्ज में जाएगा, नेगेटिव, ये हेटेरो एटम्स है। जब हेटेरो एटम्स में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बाउंड एक पॉजिटिव चार्ज टूटेगा, एक नेगेटिव। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास नेगेटिव लोअर है, तो यहाँ पे जो बाउंड ब्रेक होंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे, ये अपना, और जो सेम एटम्स है उसको हटा दो, तो यहाँ पे कहेंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो CH3CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है। अब सुनना, ये जो इंटरमीडिएट है ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और ये भी तुम्हारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट है। तो इस दोनों के बारे में बातचीत करूं तो ये मोर स्टेबल है, मीन्स आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन मीन्स ये जो कार्बोकैटायन है इसके एडजेसेंट पे अल्फा CH ज़्यादा होगा, और अल्फा CH ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, मीन्स ये मोर स्टेबल है। और आप कहेंगे कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट लेस। तो ध्यान देना, ये इंटरमीडिएट ये मोर स्टेबल हुआ,
और ये तुम्हारा लेस, अब मोर स्टेबल है तो आप कहेंगे इसका बाउंड एनर्जी इसका कम मिलेगा, और यहाँ पे आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी ये ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ए बाउंड एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिए हैं ए, और इसको बाउंड ब्रेक करने के लिए एनर्जी दिए हैं बी, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि बाउंड एनर्जी ये जो आपको मिलने वाले हैं ये ए ग्रेटर देन बी। तो जब भी किसी आप हेटेरो बाउंड को तोड़ेंगे तो पहले इंटरमीडिएट बनाएंगे, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। पहले आप इतना को लिख लेंगे, बट उससे पहले आप डबल बाउंड कैरेक्टर देखेंगे या हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद इंटरमीडिएट बनाएंगे, अदरवाइज आप वैसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका गलती हो जाए। पहले आप इतना को लिखिए। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सारे कुछ यहीं पे बता दूंगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप इधर उधर मत देखोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन यहीं पे है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं यहां सेकंड क्वेश्चन, तो यहां मैं कह रहा हूं कि CH3 ये X लिया, ये तुम्हारा A है। B के बारे में बातचीत कर लूं तो CH3 CH2 ये X लिया, और C के बारे में बातचीत कर लूं तो CH3 CH ये CH3 यहाँ पे मैंने X लिया, और D के बारे में बातचीत करूं तो CH3 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 यहाँ पे मैंने X लिया। ध्यान देना, कार्बन और हैलोजन के बीच मैं यहाँ पे कह रहा हूं फाइंड आउट बाउंड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, कार्बन एंड हैलोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देना, ये तुम्हारे कार्बन हैलोजन हैं, ये भी कार्बन हैलोजन ये भी कार्बन, तो इसी के बाउंड एनर्जी का ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दोगे, हैलोजन सारे सेम है। हैलोजन जो अटैच है यहां देखना sp3, ये भी तुम्हारा देखोगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कार्बन के साथ अटैच एटम्स है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन तेरे को sp3 ही मिलेंगे, और कार्बन के ये हैलोजन के साथ जो कार्बन है यहाँ भी देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ध्यान देना है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम मिल जाए तो आप उस बाउंड को क्लीवेज करेंगे। आप ध्यान दे रहे हैं, इस बाउंड को क्लीवेज आप करोगे, बाउंड आप कहेंगे क्लीवेज, इस बाउंड को भी आप क्लीवेज करना, और इस बाउंड को भी क्लीवेज करना, और यहाँ कार्बन हैलोजन बाउंड को क्लीवेज करना। अब बाउंड क्लीवेज करने के बाद इंटरमीडिएट बना लेंगे, और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बाउंड एनर्जी कम होगा। तो ध्यान देना, ये जो बाउंड है हेटेरो एटम्स है, इसको जब ब्रेक करोगे तो हैलोजन निगेटिव और ये पॉजिटिव, हैलोजन तो निगेटिव चार्ज में जाएंगे, तो इसके बारे में मत सोचना, इसके बारे में सोचो। तो आप कहना कि ये CH3 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, इसके बारे में बातचीत करोगे तो CH3 CH2 ये पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और इस बाउंड को तोड़े यहाँ पॉजिटिव, इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो CH3 CH ये CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ देखना कि CH3 CH3 यहाँ CH3 ये पॉजिटिव चार्ज ये मिलेंगे। तो ये सारे के सारे कार्बोकेटायंस हैं, और मैंने अभी जो मैं बाउंड एनर्जी पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन है, और यहाँ इससे पहले वाला लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस बताए हैं, तो आपको बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज में अल्फा CH है नहीं, तो इसमें आप लिखेंगे 0 अल्फा CH है, मीन्स हाइपर कंजुगेशन इसमें नहीं है, इसके एडजेसेंट अल्फा, तो यहाँ पे आप कहेंगे 3 अल्फा CH है, और इसमें जब देखोगे तो आप कहेंगे ये भी अल्फा, तो इसमें तुम्हारे इस साइड 3 मिलेंगे, इधर 3, आप कहेंगे 6 अल्फा CH, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो 9 अल्फा CH मिलेंगे। ध्यान देना, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो अल्फा CH इंक्रीज होगा,
आप कहेंगे अल्फा सी एच आप कहेंगे इंक्रीज होगा, और जब अल्फा सी एच इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी ये तेरा डिक्रीज होगा। तो ध्यान देना, जब टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो बाउंड एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। सो बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा बाउंड एनर्जी होगा ए का, ए के बाद बी का, इसका होगा, उसके बाद आप कहेंगे सी, उसके बाद डी। ये तुम्हारा ऑर्डर होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए सेकंड क्वेश्चन के को। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहीं पे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां मैं कह रहा हूं थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट बाउंड एनर्जी ऑफ सी एक्स बाउंड इन फॉलोइंग कंपाउंड, compound in decreasing order, आप कहेंगे ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको बताना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। ध्यान देना, फर्स्ट में ए में मैंने बोला कि CH3 CH2, यहाँ मैंने X लिया A। बी में मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे X। C के बारे में बातचीत कर दूँ तो CH3 CH, ये CH3 CH2X है। और D के बारे में बातचीत कर दूं तो CH3 CH3, यहाँ पे CH3 और इधर मैं कह दूं CH2X है। बाउंड एनर्जी का ऑर्डर ध्यान देना, CX बाउंड, इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। ध्यान देना, इस साइड सारे हैलोजन हैं तो हैलोजन के बारे में सोचेंगे नहीं। इसके बगल वाला, इस बगल वाले का हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 है। यहाँ भी देखेंगे इसके बारे में, ये भी sp3 है, ये भी तुम्हारा sp3 है, और इसके बारे में देखेंगे तो ये भी तुम्हारा sp3 है। मीन्स आप कहेंगे सारे के सारे sp3 है। यहाँ s कैरेक्टर के बारे में आपको पता नहीं चला। जब पता नहीं चल रहा है तो बाउंड को तोड़ो। बाउंड को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बाउंड को क्लीवेज करेंगे। यहाँ कहेंगे बाउंड क्लीवेज, यहाँ भी बाउंड क्लीवेज करेंगे, इस सारे बाउंड को क्लीवेज करेंगे और इंटरमीडिएट बनाएंगे। यहाँ ध्यान देना, बाउंड को क्लीवेज करेंगे, इसको इधर से तोड़ दो, इसको इधर से तोड़ दो, इसको इधर से तोड़ो, इसको इधर से जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। तो यहाँ कहना CH3 CH2 पॉजिटिव, ये इंटरमीडिएट हुए। इस बाउंड को तोड़ेंगे तो CH3 CH2, इस बाउंड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो पॉजिटिव, इसके इस साइड इधर करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव, तो कहेंगे CH3 CH CH3 CH2, यहाँ पे कहना पॉजिटिव चार्ज। और इसमें देखोगे, इसको जब ब्रेक करोगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तो CH3 CH3, यहाँ कहना CH3, और इस पॉइंट पे CH2, ये पॉजिटिव चार्ज। अब सुनने वाली बात है, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखो, ध्यान देना, इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे अल्फा है और अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ H है, तो आप कहेंगे 3 अल्फा CH है, इधर 3 अल्फा CH। इसके एडजेसेंट ये अल्फा होगा बीटा, सिर्फ अल्फा पे देखना है,
क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें जो आपको अल्फा CH मिलेंगे 2 अल्फा CH मिलेंगे। इसमें देखो इसका एडजेसेंट अल्फा है और यहाँ CH बाउंड 1 ही है, आप कहेंगे 1 अल्फा CH। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसके एडजेसेंट पे कोई CH है ही नहीं, तो आप कहेंगे 0 अल्फा CH। ध्यान देना, इधर से जब इस साइड में मूव करता हूं तो आप कहना अल्फा CH डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कहेंगे अल्फा CH ये डिक्रीज हो रहा है। अल्फा CH डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज होगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। और जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे बाउंड एनर्जी ये इंक्रीज होगा। मीन्स आप कहेंगे कि ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ऊपर वाला तुम्हारा स्टेबल है। तो जो स्टेबल होता है उसका बाउंड एनर्जी कम होता है। सो बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, सो बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर मिलेंगे, अनस्टेबल का बाउंड एनर्जी ज़्यादा, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा होगा डी का, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ये 3 हुआ। 3 के बाद मैं और 2 क्वेश्चन लूँगा। 3 के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा और 2 क्वेश्चन। 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना 4th क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना। जब हम 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे 4th में, तो ये मैं कह रहा हूं फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ CX in following compound, in following compound in decreasing order, in decreasing order, decreasing ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, ए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और यहाँ ए में ये मैंने बेंजीन बनाया, यहाँ CH2X लिया, ये तुम्हारे ए। बी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ मैंने बेंजीन बनाया, CHX लगाया, यहीं पे मैं ऐसा दे देता हूँ 2 फिनाइल रिंग, यहाँ पे X। और सी के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ मैंने ये ऐसा बनाया सी के साथ, यहाँ देखो फिनाइल ही मैंने लिया, ये ऐसा, यहाँ भी ऐसा, यहाँ पे X लिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच के बाउंड को तोड़े, यहाँ इसको ब्रेक किए, यहाँ इसको ब्रेक किए। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाउंड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कार्बन हैलोजन के बीच क्या देखना, यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर है। देखो तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, यहाँ सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3, यहाँ भी देखोगे तो सिंगल भी बाउंड है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है X का लोन पेयर, और यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। मीन्स सारे स्पेस पे सिंगल बाउंड है। सिंगल बाउंड देखने के बाद बोले थे हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ इसको भी देखोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मीन्स आप कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन सेम मिले। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम मिले तो बाउंड को क्लीवेज करो। यहाँ कहेंगे बाउंड, आप कहना CLE A, आप कहेंगे CLE VAG, बाउंड क्लीवेज। यहाँ भी आप बाउंड क्लीवेज करेंगे, इधर भी बाउंड क्लीवेज। ध्यान देना हेटेरोएटम्स है, इसको आयंस में ब्रेक कर लो। आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये फिनाइल ग्रुप मिलेंगे, यहाँ आप कहेंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। इसके बारे में बातचीत करोगे तो यहाँ जो तेरे को मिलेंगे ये तेरे को CH पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे मिलेंगे, और यहाँ इस बाउंड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कहना ये फिनाइल ग्रुप, यहाँ C, यहाँ तेरा
डबल बाउंड, यहाँ तेरा डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा मिलेंगे। अब ध्यान देना, मैं बताया हूँ कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज आप कहेंगे ये कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन। और ध्यान देना, यहाँ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और यहाँ दो साइड से रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड है, यहाँ इधर से, यहाँ इधर से, इधर से। तो आप कहेंगे कि इस साइड टॉप से जब बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस इंक्रीजेज। यहाँ पे कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज, मीन्स इधर से इधर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, मीन्स आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी ये तेरा डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में जो बाउंड एनर्जी होगा, इधर स्टेबल, मोर स्टेबल है, यहाँ लिखेंगे ये मोर स्टेबल, और यहाँ आप कहेंगे लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल का बाउंड एनर्जी आप कहेंगे कि ज़्यादा होगा, बाउंड एनर्जी ज़्यादा, और जो मोर स्टेबल होगा आप कहेंगे इसका बाउंड एनर्जी आपका कम होगा। सो बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। आप इतना को लिख लीजिए, ये फोर्थ हुआ। फोर्थ के बाद मैं दो क्वेश्चन और लूँगा, ध्यान देना। फोर्थ के बाद मैं 5 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँगा। फोर्थ के बाद यहाँ हम 5th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। फोर्थ के बाद यहाँ हम 5th क्वेश्चन, ध्यान देना, जब हम 5th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने Cl लिया A, और यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में बातचीत करूँ Cl। अब सुनना, इस कंडीशन में यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है। अब सुनोगे, इसका बाउंड एनर्जी मैंने A दिया, और इसको तोड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। थोड़ा सा एरो ऊपर कर देता हूँ। A, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी B दिए, तो कौन सा बाउंड पहले टूटेगा? ध्यान देना, जब इसको देखोगे तो ये सिंगल, ये भी सिंगल, बट एक्चुअली ये सिंगल है नहीं। जब ये रेजोनेंस करेंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इस साइड, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच पार्शियली डबल बाउंड आएंगे, पार्शियली आप कहेंगे डबल बाउंड, पार्शियली डबल बाउंड। बट ध्यान देना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे आप कहेंगे सिंगल बाउंड ही मिलेंगे। बाउंड, सिंगल बाउंड है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन के बीच। अब सुनना, जब यहाँ पार्शियली डबल बाउंड है, सो बाउंड एनर्जी पार्शियली डबल बाउंड का ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे सो बाउंड एनर्जी आप कहेंगे A ग्रेटर देन B, मीन्स A का बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर है, डबल बाउंड और यहाँ सिंगल बाउंड, तो आप जानते हैं डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। ध्यान देना, 6 के बाद यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। बेंजीन रिंग, और यहाँ CH2, यहाँ Cl, ये तुम्हारे A और B के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ पे Cl है, या मैं यहाँ पे ले लूँ CH2Cl है। मैं पूछ रहा हूँ कि बाउंड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, फाइंड आउट बाउंड एनर्जी। ध्यान देना, कार्बन और क्लोरीन दोनों है। अब देखना, यहाँ भी सिंगल, यहाँ क्या, यहाँ पे डबल बाउंड है। इसको देखने के लिए आप इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी सिंगल बाउंड कैरेक्टर, यहाँ भी सिंगल बाउंड कैरेक्टर है। अब ध्यान देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे तो ये sp3 है और ये भी तुम्हारा sp3 है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही मिला, तब आप उस कंडीशन में बाउंड को ब्रेक कर लो। यहाँ पे मैं
बाउंड को क्लीवेज कर रहा हूं और यहां भी मैं बाउंड को क्लीवेज किया। ध्यान देना, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो यहां जो आपको मिलने वाले हैं, आप कहेंगे ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इस बाउंड को अगर मैं ब्रेक कर दूं बाउंड एनर्जी देखने के लिए, तो यहां आपको मिलेंगे ये डबल बाउंड CH2 यहां पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बट ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। आप कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, आप कहेंगे स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और ये पॉजिटिव चार्ज आप कहेंगे कि स्टेबलाइज्ड बाय, आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान देना, रेजोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो रही है, तो आप कहेंगे कि इस ऊपर वाली की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और नीचे वाले स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, तो इस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बाउंड एनर्जी ये आपका कम मिलेगा, और यहाँ पे आप कहेंगे बाउंड एनर्जी ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस कंडीशन में देखोगे तो बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे B ग्रेटर देन A, सो बाउंड एनर्जी आप कहेंगे B ग्रेटर देन A मिलेंगे। पहले आप इतना को लिखिए। चलिए ये 6 हुआ। 6 के बाद मैं लास्ट क्वेश्चन आज का ले रहा हूं। 6 के बाद एक 7th रिंग कंपाउंड बना करके, 6 के बाद ये लास्ट क्वेश्चन 7th में मैं कह रहा हूं फाइंड आउट, यहां पे मैं बातचीत करूंगा फाइंड आउट बाउंड एनर्जी ऑफ CX बाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। फाइंड आउट बाउंड एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूं और इसमें मैं कह रहा हूं ये तेरा डबल बाउंड है, यहाँ X है, ये है एक तेरा मैंने X यहाँ लगाया और एक X इस साइड लगा दिया, और इसका बाउंड एनर्जी CX, इसका बाउंड एनर्जी मैंने बोला A, और एक थोड़ा सा यहां पे कह दूं कि CH2 ये तुम्हारा X है, इसका बाउंड एनर्जी CX का A, इसका B, इसका C और इसका D में कह रहा हूं। आपको सारे का बाउंड एनर्जी निकालना है। अब सुनना, इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे। ध्यान देना, सारे हैलोजन का लोन पेयर पहले देखना है। लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, तो यहाँ पे पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर है। ध्यान देना, यहाँ डबल बाउंड, यहाँ पे देखोगे इसका लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा है, रेजोनेंस में नहीं है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही सिंगल डबल बाउंड कैरेक्टर है। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि यहाँ जो बाउंड एनर्जी आपको मिलेंगे, आप कहेंगे A ग्रेटर देन B इक्वल टू C इक्वल टू D। अब ध्यान देना, आपको पता चला है अभी सिर्फ A का, B, C और D का पता नहीं चला है। अब ध्यान देना, जब इसका पता नहीं चला तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। ध्यान देना, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप कहेंगे इधर sp3 है, यहाँ भी देखेंगे तो इसका भी sp3 है, और इसका देखेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम। तो बाउंड को आप क्लीवेज कर लो, B को भी क्लीवेज करो, C को भी क्लीवेज करो, D को। तो इस कंडीशन में आप बाउंड क्लीवेज करेंगे, बाउंड क्लीवेज।
और यहाँ आप कहेंगे ये बाउंड क्लीवेज B, यहाँ C करना और यहाँ आप D का क्लीवेज करना। अब ध्यान देना, B को जब क्लीवेज करोगे तो यहाँ जो तेरे को इंटरमीडिएट बनेंगे ये डबल बॉन्ड, यहाँ कहना CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हारे X मिलेंगे और यहाँ पे तेरे को X मिलेंगे, ये तुम्हारे B मिले। ध्यान देना, C को जब ब्रेक करोगे तो ये बाउंड को तोड़ोगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मिलेंगे CH2X, यहाँ मिलेंगे X और यहीं मिलेंगे X, ये X है, हैलोजन है। और इस बाउंड को जब ब्रेक करोगे, इस बाउंड को D को, तो D को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ जो इंटरमीडिएट मिलेंगे, यहाँ कहेंगे डबल बाउंड X CH2X, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आपको X मिलेंगे। अब सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट पे कोई डबल बाउंड नहीं है तो ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबल नहीं होगा, बट ये हाइपर कंजुगेशन, इसके एडजेसेंट पे एक अल्फा CH है तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड, यहाँ आप कहेंगे स्टेबलाइज्ड बाय 1 अल्फा CH। 1 अल्फा CH मीन्स हाइपर कंजुगेशन हुआ। ध्यान देना, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे कोई ना तो डबल बाउंड है ना तो लोन पेयर है, तो कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी बताए हैं तो इधर देखो 2 अल्फा CH, इधर 1, तो आप कहेंगे कि ये स्टेबलाइज्ड बाय आप कहना 3 अल्फा CH द्वारा, 3 अल्फा CH मीन 3 हाइपर कंजुगेशन द्वारा, और इसके एडजेसेंट पे ये डबल बाउंड है और डबल बाउंड रेजोनेंस करेगा तो आप कहेंगे ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो इधर अगर मैं स्टेबिलिटी देख लूं तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल मिलेंगे D मिलेंगे, D के बाद अल्फा CH ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, D के बाद आप कहेंगे C और उसके बाद B। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी जो होगा स्टेबिलिटी का अपोजिट होता है, तो इस कंडीशन में बाउंड एनर्जी देखोगे, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका बाउंड एनर्जी कम होगा, ये कम स्टेबल है तो इसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा, आप कहेंगे B, C और D। तो ओवरऑल जो बाउंड एनर्जी देखा B, C, D में आप कहेंगे B, उसके बाद C, उसके बाद D, और ओवरऑल बाउंड एनर्जी। सो ओवरऑल बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर मिलेगा A, B, C और D, A, B, C और D। ध्यान देना, इतना को लिख लो और यहीं पे मैं आज अल्टीमेट एकेडमिक का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास अगेन मैं बाउंड एनर्जी को लेकर के आऊँगा, आशा करता हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आप सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।